रमेश जी रात भर सोए नहीं थे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात भर बुखार होने के कारण अब तो शरीर साथ भी नहीं दे रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे उठे और अपने लिए चाय बनाई ताकि चाय के साथ कुछ खाकर दवाई ले पाएं। चाय के साथ बिस्किट खाए और फिर दवाई ली। रात को भी तो दवाई ली थी मगर कुछ आराम नहीं पड़ा था। अब तक और अभी भी सुबह की दवाई लेकर तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे मगर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमेश जी ने अपने बेटे मोहित को फोन किया और अपनी तबीयत के बारे में बताया और डॉक्टर के पास चलने को कहा। मोहित बोला, पापा अभी आधे घंटे में मेरी जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। एक काम करिए, आप सचिन को अपने साथ ले जाइए। रमेश जी ने छोटे बेटे सचिन को फोन किया तो सचिन बोला, पापा मुझे ऑफिस में आज बहुत काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। रमेश जी ने दुखी होकर फोन रखा और जैसे तैसे ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उन्हें पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिस वजह से उन्हें तुरंत एडमिट होना पड़ा। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनकी पत्नी के जाने के बाद रमेश जी 4 रोटी के भी मोहताज हो गए थे। बेटे बहू रमेश जी को एक दिन भी अपने साथ नहीं रख पाए थे। सोचते सोचते उनकी आंखें भर आई थीं। उसी शाम हाथों में टिफिन का डब्बा लिए उनकी बगल की सोसाइटी में रहने वाली सुजाता जी रमेश जी से मिलने चली आईं। रमेश जी उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए क्योंकि सुजाता जी के अचानक हॉस्पिटल आने की उम्मीद नहीं थी उन्हें। सुजाता जी उनकी बगल वाली सोसाइटी में रहती थीं। उन दोनों की काम वाली बाई भी एक ही थी। काम वाली बाई सरिता के मुंह से ही रमेश जी ने सुना था कि सुजाता जी बेटे बहू के होते हुए भी अकेली रहती हैं। अक्सर शाम को सोसाइटी के गार्डन में रमेश जी और सुजाता जी की मुलाकात हो जाया करती थी तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते थे। मगर आज अचानक सुजाता जी को यूं हॉस्पिटल में देखकर रमेश जी आश्चर्यचकित थे। सुजाता जी बोली, मुझे हमारी काम वाली बाई सरिता ने बताया कि आपको आज ही हॉस्पिटल में एडमिट किया है, इसलिए आपको मिलने चली आई। खाना खाने के समय पर ही आ रही थी तो अपने साथ खाना भी ले आई। रमेश जी बोले, शुक्रिया सुजाता जी, मगर आपने क्यों तकलीफ की? सुजाता जी बोली, इसमें तकलीफ कैसी, हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे। लीजिए आप ये खाना खा लीजिए, कहते हुए टिफिन उनके हाथों में दे दिया। रमेश जी ने टिफिन खोला तो देखा उसमें उनकी फेवरेट लौकी की सब्जी, रोटियां और खिचड़ी थी। खाना खाते खाते रमेश जी की आंखें भर आईं और वो बोले, सुजाता जी बरसों हो गए घर का खाना खाए, ऐसा लग रहा है मानो आज बहुत सालों के बाद आत्मा तृप्त हुई हो। सुजाता जी बोली, रमेश जी आपको घर का खाना इतना पसंद है, ये पहले क्यों नहीं बताया कभी? आप जब तक यहाँ हैं मैं सुबह शाम खाना ले आया करूंगी। रमेश जी कुछ बोलते उससे पहले ही सुजाता जी बोली, और हाँ इसे तकलीफ उठाना मत कहिएगा, और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। 4 दिन बाद रमेश जी भले चंगे होकर घर आ गए थे और अब वो सुजाता जी से रोज मिलने लगे थे। सुजाता जी का जन्मदिन था। रमेश जी हाथों में गुलदस्ता लिए उन्हें बधाई देने उनके घर पहुँचे। सुजाता जी बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी? रमेश जी हंसकर बोले, जरूरत तो थी, मुझे आपके हाथ की बनी चाय भी तो पीनी थी, वो तो ऐसे भी मिल जाती। बोलकर सुजाता जी चाय बनाने चली गईं। सुजाता जी की बने हाथ की चाय पीकर फिर एक बार रमेश जी भावुक हो गए और बोले, मेरी पत्नी सरला भी ऐसी ही मसालेदार चाय बनाती थी सुजाता जी, क्या आप मुझे ये मसाला कैसे बनाते हैं बताएंगी? सुजाता जी बोली, जी जरूर, क्यों नहीं, क्या हुआ था सरला जी को? रमेश जी बोले, क्या बताऊं सुजाता जी, इंसान जितना अपनों से उम्मीदें कम रखेगा उतना ही ज्यादा सुखी रहेगा। सरला और मेरी गृहस्थी बहुत खुशहाल चल रही थी। हमारे दोनों बेटे मोहित और सचिन बड़े हो गए थे और अपने पैरों पर खड़े भी हो गए थे। सरला को उन दोनों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थीं। अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी दोनों के लिए, मगर दोनों ने अंतरजातीय विवाह कर लिया। फिर भी सरला ने सब कुछ स्वीकार कर लिया था, मगर उसे सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब दोनों बेटे हम दोनों को अकेला छोड़कर हमसे अलग रहने लगे। दोनों ने यही बेंगलोर में अपने अपने घर ले लिए और हमसे सिर्फ फोन तक का रिश्ता कायम कर लिया। धीरे धीरे फोन भी ना के बराबर आना शुरू हो गए। सरला कुछ कहती नहीं थी मगर मन ही मन बहुत दुखी होती थी। अपने बेटे बहुओं से उसकी बहुत उम्मीदें थीं जिसमें कोई खरा ना उतर पाया। एक रात सरला जी जो सोई फिर उठी ही नहीं। डॉक्टर ने बताया कि उसे नींद में ही अटैक आ गया था और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोनों बेटे इतना नजदीक होते हुए भी मुझसे मिलने नहीं आते। दोनों अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, कहते हुए रमेश जी की आंखें भर आईं। सुजाता जी ने उन्हें संभाला और बोली, आपका ही नहीं रमेश जी, हमारे जैसे बुजुर्गों का आजकल यही हाल हो गया है। मुझे भी मेरे बेटे बहू का सच तब पता चला जब मैं उनके घर रहने गई थी। मेरे बेटे राहुल और बहू शिखा की नौकरी मुंबई में है। जब मैं 35 वर्ष की थी तब मेरे पति किशोर जी की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से राहुल को मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने तब से ही घर में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था
था जिससे राहुल की स्कूल फीस और घर के बाकी खर्चे पूरे होते थे। राहुल पहले तो यही नौकरी पर था, मगर बाद में उसका ट्रांसफर मुंबई में हो गया। फिर वही मुंबई में साथ नौकरी करने वाली शिखा से उसे प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शिखा और राहुल मुंबई में ही सेटल हो गए। शिखा मुंबई में पली बड़ी थी और कभी बेंगलोर नहीं आना चाहती थी। एक रोज राहुल ने मुझे बताया कि शिखा प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मुझे यहाँ लेने आ रहा है। मैं तो वैसे ही अकेली यहाँ जिंदगी गुजार रही थी, भला मैं क्यों मना करती। मैं भी वहाँ जाने को तैयार हो गई। मैं राहुल और शिखा के सारे काम कर देती ताकि शिखा को प्रेगनेंसी में पूरा आराम मिल पाए। वो दोनों रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते और शाम 7 बजे तक घर आ जाते। राहुल मुझसे रोज नई नई फरमाइशें करता, कभी गाजर का हलवा तो कभी मेथी के थेपले। मैं भी बेटे बहू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कभी कुछ मना नहीं करती थी और सब कुछ बना देती। मगर एक रोज जब मैं रात को रसोई में पानी पीने जा रही थी तो बेटे बहू की बातों से मुझे झटका लगा। शिखा कह रही थी, राहुल तुम्हारी माँ को हमेशा यहाँ रख लेना चाहिए। ऑफिस जाने से पहले गर्मा गर्म नाश्ता भी करवाती हैं और फिर रोज ऑफिस के लिए टिफिन भी तैयार रखती हैं। और तो और तुम ये जो रात को फरमाइश करके टेस्टी टेस्टी खाना बनवाते हो, उस बात ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। बेचारी बुढ़िया बेटे का मन रखने के लिए हमारे लिए रोज अच्छा खाना बना रही हैं। राहुल बोला, शिखा आखिर तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मेरा बस चले तो तुम जिस पर हाथ रखो वो चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। शिखा बोली, रहने दो, मैंने जो कहा तुमने किया ही नहीं है अब तक। राहुल बोला, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ कि वो अपना बेंगलोर वाला फ्लैट बेचकर वो पैसा मुझे दे दे ताकि मैं यहाँ मुंबई में 2 BHK का फ्लैट ले पाऊँ। आखिर कल के दिन हमारा बच्चा होगा तो हमें प्राइवेसी भी तो चाहिए होगी। शिखा बोली, स्मार्ट बॉय, अब की तुमने अकलमंदी वाली बात। ये सब सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं दबे पांव अपने कमरे में सोने चली आई। दूसरे दिन सुबह मैं अपना बैग पैक कर चुकी थी और राहुल के उठते ही मैंने कहा, मैं आज ही वापस जाना चाहती हूँ। राहुल और शिखा एक दूसरे के सामने हैरानी से देखने लगे और फिर मुझे प्यार से मनाने की कोशिश करने लगे, मगर मैंने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा, बस राहुल मुझे स्टेशन छोड़ देना, बाकी तुम दोनों की रात की बातें सुनकर मैं अपनी अहमियत जान चुकी हूँ। राहुल और शिखा को बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि उनके सारे किए कराए पर यूं पानी फिर जाएगा। बस उस दिन के बाद हम लोग आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। बोलते बोलते सुजाता जी रोने लग गयी। रमेश जी बोले, रोइए मत सुजाता जी, अगर आजकल की युवा पीढ़ी हम बुजुर्गों की कीमत नहीं समझ रही है तो ये उनकी नासमझी है और हम उनकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। ऐसे बच्चों के लिए क्यों रोएं जो सिर्फ हमें जरूरत के वक्त याद करते हैं। हम लोग तो पहले ही अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर चुके हैं, अब बुढ़ापे में भी वो लोग हमें इस्तेमाल करेंगे क्या। सुजाता जी कुछ शांत हुई। रमेश जी बोले, सुजाता जी आप ट्यूशन टीचर रह चुकी हैं। मेरे दोस्त ने अभी हाल ही में क्लासेस खोली हैं, मैं कल ही उससे आपका परिचय करा देता हूँ। आप उसकी क्लासेस में पढ़ा सकते हो। मुझे उसने क्लासेस का अकाउंटेंट बनाया है। मेरा पहले से हिसाब किताब का ही काम रहा है सुजाता जी। इस काम से समय भी बीत जाता है और महीने की सैलरी भी मिल जाती है, जिससे हमें किसी पर आधारित रहने की जरूरत नहीं है। सुजाता जी बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमेश जी, इसलिए तो मैंने भी ट्यूशन लेना नहीं छोड़ा अब तक और मैं आपके दोस्त की क्लासेस में भी जरूर पढ़ाने जाऊंगी। रमेश जी और सुजाता जी दोनों एक ही क्लासेस में काम कर रहे थे, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। अब सोसाइटी और आसपास के लोग भी उनके बारे में बात करने लगे थे और आखिर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। ये बातें उड़ते उड़ते रमेश जी के दोनों बेटों के कानों तक भी जा पहुंची। एक रोज दोनों इकट्ठा होकर रमेश जी के घर आकर उन्हें कोसने लगे। बड़ा बेटा राहुल बोला, पापा आपको इस उम्र में ये सब करते शर्म नहीं आई? आपने एक बार भी हमारी इज्जत और पोजीशन के बारे में नहीं सोचा कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे हमारे बारे में? सचिन भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, शेम ऑन यू पापा। रमेश जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा सही कह रहे हो तुम दोनों। जब तुम्हारा बाप वहाँ अस्पताल में मर रहा था तब कहाँ गई थी तुम्हारी शर्म? जब तुम्हारे बाप को घर का खाना नसीब नहीं होता था, कभी बाहर का खाना खाकर तो कभी भूखा ही सो जाया करता था तुम्हारा बाप, तब कहाँ गई थी तुम दोनों की शर्म? यस सही कहा, शेम ऑन मी कि मैंने अपने लिए इस उम्र में एक ऐसी दोस्त बनाई जो मुझे समझती है, मेरी चिंता करती है और बदले में मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ। अगर बच्चे बूढ़े लोगों को बेसहारा और लाचार छोड़ दें तो क्या हम बूढ़े लोग एक दूसरे के सहायक बनना भी छोड़ दें? और तुम लोगों की नजर में ये पाप है तो हाँ मैं पापी हूँ। रमेश जी की आवाज में एक जोश और एक जुनून था जिसे देखकर दोनों बेटे एकदम चुप हो गए और वहाँ से जाने लगे। उतने में रमेश जी बोले, मैं सुजाता जी से अगले महीने विवाह करने वाला हूँ। तुम दोनों को न्योता तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम दोनों तो बहुत समय से मुझे बेसहारा करके जा चुके हो, लेकिन बताना मेरा फर्ज है इसलिए बता देता हूँ।
वहाँ दूसरी ओर राहुल का भी सुजाता जी पर आज बहुत महीनों के बाद फोन आया था। वो भी माँ को भला बुरा कहने में लगा हुआ था। सुजाता जी भी अब तक चुपचाप सुनती आई थीं और बस दिखावे की जिंदगी जीती आई थीं कि वे अकेले खुश रह सकती हैं, मगर सच तो यही था कि हर पल उन्हें भी एक कमी खलती थी। वो भी किसी का साथ, किसी का अपनापन चाहती थी। आज उन्होंने भी अपनी आवाज को बढ़ाते हुए कहा, बस बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। बेटे बहू को तो मुझे देखने को छोड़ो, मेरा इलाज पूछने तक की फुर्सत नहीं है और आज मुझे सुनाने को फोन कर रहे हो। अगले महीने मैं रमेश जी से 7 फेरों में बंधने जा रही हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। आज पहली बार रमेश जी ने और सुजाता जी ने अपने लिए एक ऐसा फैसला लिया था जिसे शायद दुनिया वाले या घर वाले ना समझें, मगर उन दोनों के लिए वो एक सही फैसला था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? क्या बूढ़े होने पर इंसान जीना छोड़ दे? क्या बुढ़ापे और अकेलेपन में जिंदगी अकेले बिताना सही है? रमेश जी और सुजाता जी के इस फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल से आपको मोटिवेशन मिलता है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।